पोजीशन ऑफ सीएजी, पोजीशन ऑफ पीएम, पोजीशन ऑफ पीएम बोरो किया है अपन, और क्या बोरो किया है, रूल ऑफ लॉ। हाँ, रूल ऑफ लॉ और ऑफिस ऑफ सीएजी, ये चीज अपन ने कुछ बोरो की। अच्छा, अच्छा अपन ने पर डेमोक्रेसी पार्लियामेंट्री फॉर्म क्यों लिखी, क्योंकि अपन के पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑलरेडी इन्फोर्स था ब्रिटिश के द्वारा, तो काफी कुछ सिमिलरिटीज अपन को इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हो गई थी, तो अपन के लिए वो ज़्यादा इजी था कि उसी प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकें। पहली बात। सेकंड, अपन ने तो कहा था कि भाई अपन ने यूएसए से भी कुछ बारो किया, तो यूएसए से अपन सबसे पहले की क्या बारो की थी, रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, रिपब्लिकन डेमोक्रेसी। और अपन ने क्या बोरो किया, अपन ने बोरो किया है रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी बोरो किया, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बोरो किया था, ये फेडरल स्ट्रक्चर बोरो किया है, ये फंडामेंटल राइट बोरो किया, जुडिशियल रिव्यू बोरो किया, और आइडिया ऑफ प्रियम्बल और कॉन्सेप्ट ऑफ बाई कैमरल लेजिस्लेचर। ये क्या होता है ये अभी देखेंगे अपन। और अपन ने फिर बताया था अपन ने कुछ साउथ अफ्रीका से भी बारो किया है, जापान से बारो किया है, या रसिया से बारो किया। रसिया से क्या अपन ने बारो किया, रसिया से अपन ने बारो किया फंडामेंटल ड्यूटीज। और जर्मनी से अपन ने क्या बारो किया है, जर्मनी से अपन ने बारो किया है इमरजेंसी प्रोविजंस। क्या क्या इमरजेंसी प्रोविजंस होते हैं ये अपने जर्मनी से बारो किया है। और अपन ने साउथ अफ्रीका से क्या बारो किया था, प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ये कुछ बेसिक बेसिक। अच्छा, आयरलैंड से अपन ने बारो किया है, कनाडा से बारो किया है, आयरलैंड से बारो किया है, कनाडा से बारो किया। कनाडा से अपन ने क्या बारो किया, कनाडा से अपन ने फेडरल स्ट्रक्चर बारो किया। फेडरल स्ट्रक्चर बोले तो फेडरलिज्म। जैसे कि अपन फेडरलिज्म की बात करें तो थोड़ा बेसिक आइडिया दे देता हूँ। फेडरलिज्म की बात अगर अपन बात करें तो जो इंडियन फेडरलिज्म है, जो इंडियन फेडरलिज्म है उसमें क्या है, बेसिकली ये बोलता है कि पावर डिवाइडेड बिटवीन, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। इसके लिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है ना कि सब्जेक्ट स्पेसिफाइड किए गए हैं तीन लिस्ट में, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट यूनियन, इस पे फर्स्ट लिस्ट है यूनियन लिस्ट की, जिस पे केवल यूनियन मैटर लॉ बना सकता है। दूसरी लिस्ट है कंकरेंट लिस्ट की, जिसपे यूनियन और स्टेट दोनों लॉ बना सकते हैं। तीसरी लिस्ट है स्टेट लिस्ट, जिसपे केवल स्टेट लॉ बना सकता है, स्टेट इन द सेंस जो राज्य। पहली बार, ठीक है। तो ये अपन का इंडियन। जैसे कि अपन अगर इसी चीज को अपन बात करें यूएसए में, तो यूएसए में ऐसा नहीं है। यूएसए में क्या है ना, इसमें अगर तुम ध्यान से देखो तो फेडरलिज्म, इंडियन फेडरलिज्म में क्या है ना कि ज्यादा पावर यूनियन के पास गिवन है, स्पेसिफिक पावर यूनियन के पास गिवन है। लेकिन अगर अपन ब्रिटेन की, यूएसए की बात करें, तो यूएसए के केस में क्या है कि सम, केवल कुछ मैटर्स है, सम मैटर्स पावर गिवन टू, पावर गिवन टू फेडरल, बेसिकली पूरे। अच्छा, यूएसए का क्या चलेगा ना, यूएसए को बोलते हैं फेड कम ऑन फेडरलिज्म। कम ऑन फेडरलिज्म बोल रहा है कि पहले स्टेट्स आपस में आए फिर फेडरल बने। तो स्टेट्स जब कंबाइंड हुए तब फेडरलिज्म बनाया, तो एक यूनियन बना जिसको फेडरल बोलते हैं। तो उस पूरे यूनियन का जो फेडरल है उसके पास कम पावर है, लेकिन इन इंडिविजुअली स्टेट के पास अधिक पावर। तो सब्जेक्ट जो इन इंडिविजुअली स्टेट को गिवन है वो बहुत ज्यादा गिवन है। इसका निष्कर्ष ये निकलता है भाई कि स्टेट्स के पास मोर पावर है यूएसए में, रेदर देन यूनियन, रेदर देन फेडरलिज्म, रेदर देन फेडरल, रेदर देन मेन एग्जीक्यूटिव। क्लियर है इतनी बात? अच्छा, यहाँ तक अगर बात पकड़ में आ गई तो अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, इतना अपन ने बात कल देख लिया था। इसके बाद अपन ने एक चीज और देख ली थी कि अपन कॉन्स्टिट्यूशन यूनिक प्रोविजंस, ये तो अपन ने बोरोड किए थे।
इसके बाद अपन के कुछ यूनिक प्रोविजंस भी थे, ये अपन को देखना था। तो यूनिक प्रोविजंस की अगर अपन बात करें, तो यूनिक प्रोविजंस में क्या आता है, अपन ने बताया था अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी क्लियर है। शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6 ट्राइबल एरियाज। और क्या क्या आता है जो अपन की इंटरनल इंडिया की प्रॉब्लम्स है या इंटरनल इंडिया की डेवलपमेंट के लिए जो पॉलिसीज चाहिए रहती है, वो हमारे यूनिक इसमें प्रोविजंस में गिवन है। तो अपन ने ऐड ऑन की। जैसे कि अगर अपन बात करें, अपन ने कल बताया था कि मेरे पास जो सुप्रीम कोर्ट की पावर होती है कि वो किसी भी कोर्ट में, जो लोअर कोर्ट है उसमें अगर कोई केस कंटिन्यू है तो वो पूरा का पूरा केस अपने पास लाने की पावर रखता है, जिसको अपन ने कहा था बोलते हैं स्पेशल लीव पिटीशन पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। स्पेशल लीव पिटीशन पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये अपन ने कल बात करी। क्लियर है इतना? अच्छा, जैसे कि रिजर्वेशन पॉलिसीज, रिजर्वेशन पॉलिसीज ये अपन ने। अच्छा, इसके बाद अपन थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन करते हैं इंडिया के क्या केस है। अगर अपन ने देखा यूएसए, यूएसए में क्या केस है कि सबसे पहले स्टेट्स आपस में आए। स्टेट्स आपस में आने के बाद वो कंबाइंड हुए। कंबाइंड में आने के बाद उन्होंने एक फेडरल बनाया। तो सबसे पहले इसमें क्या है कि स्टेट आए फिर फेडरल बनाया, तो इसको बोलते हैं कम टुगेदर फेडरल कैरेक्टर। जैसे कि यूएसए में क्या सिस्टम है कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स की एक अलग पॉलिटिक्स है। उस सारे स्टेट्स आपस में कंबाइंड होकर फेडरल बनाया, वो फेडरल एग्जीक्यूट हेड करता है। पहली बात। इंडिया के केस में क्या है, इंडिया के केस में क्या है कि इंडिया में सबसे पहले पार्लियामेंट बनी, कॉन्स्टिट्यूशन बना। कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद स्टेट डिफरेंट डिफरेंट डिवाइड, तो इसके क्या सिनेरियो निकलते हैं, इसमें ये निकलता है कि भाई यूएसए के केस में पावर स्टेट्स के पास जाता है, क्योंकि उन्होंने अपनी सहमत अपनी एडमिट किया है कि भाई मैं फेडरल कैरेक्टर में ज्वाइन हूँ। लेकिन ऐसा इंडिया केस में नहीं। इंडिया केस में क्या है कि भाई पहले कॉन्स्टिट्यूशन आया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको ये पावर दी है कि आप डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में डिवाइड कर सकते हैं। बेसिकली स्टेट्स आर बाउंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, बट इन द यूएसए केस states are basically bound, but they are more powerful than the Indian states. That's the basically difference. India is the union of states, और इसी को अपन ऑस्ट्रेलिया में क्या बोलते हैं, कॉमनवेल्थ। क्लियर है इतनी बात? अच्छा, यहाँ तक अपन ने कल बात कर ली थी। इसके बाद अपन बात करते हैं कि और फीचर्स क्या क्या है, ऐसे फीचर्स हैं जो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं। अगर और फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले अपन का फीचर्स आता है कि भाई इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा है, बल्किएस्ट है। तो लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, लेंथीएस्ट बल्किएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा क्यों भाई, क्यों कहा था? क्योंकि भाई देखो, अपन के जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोग थे वो जानते थे कि भाई आने वाले जो नेता है ना खराब आने वाले। ऐसा मजाक कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन वो ऐसी कोई भी चीज छोड़ना नहीं चाहते थे जिससे आगे चलकर कोई भी लूप होल बन जाए। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, दे डोंट वांट टू लीव एनी लूप होल इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो फर्स्ट रीजन है डोंट वांट टू लीव एनी लूप होल। फर्स्ट रीजन। सेकंड रीजन क्या है भाई, कि सेकंड रीजन क्या है कि अपन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, जो कि खुद ही इतना बल्किएस्ट था। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी बल्किएस्ट है। तो बिकॉज इट इज इंस्पायर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट
anteriorly, which itself is bulkiest. क्लियर? अच्छा, और क्या रीजन? और क्या रीजन? और रीजन ये है कि भाई इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि भाई सिंगल तो हर जगह होता नहीं, ऐसा नहीं। सिंगल हर जगह नहीं होता। यूके में जाओगे, यूके में रोज लॉ बनती है, रोज लॉ पार्लियामेंट के द्वारा बनाई जाती है, और वो लॉ रोज एक नया कॉन्स्टिट्यूशन होता है। अनलाइक यूएसए, अनलाइक इंडिया। अनलाइक इंडिया का मतलब क्या है कि भाई पार्लियामेंट में रोज लॉ बनाती है, लेकिन वो हर लॉ जो पार्लियामेंट बनाती है वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी जाती। कुछ लॉ जो पार्लियामेंट बनाती है वो ही केवल कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी जाती है। ये अपन अभी आगे फिर से पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं एग्जाम्पल के तौर पर दे रहा हूँ कि यूके की पार्लियामेंट जो भी लॉ बनाए, whether any law, whichever law the UK Parliament will make, it will be considered as the constitution of UK. But in USA, in the India, the law made by the Parliament is not going to be considered as the constitution of India. The only few laws which are constitutional amendment correct is known to the Constitution of India. That's the basically point. So, single constitution, unlike UK, every law made by Parliament is Constitution of Parliament. बात पकड़ में आ गई? क्लियर है यहाँ तक तो? अच्छा, दूसरी और क्या है पास? देखो, इंडिया ना एक डाइवर्सिफाइड कंट्री है, तो हर एक सेक्शंस के लिए कुछ ना कुछ चीजें इंक्लूड करनी रहती थी। तो बिकॉज ऑफ डाइवर्सिफाइड डेमोग्राफी, therefore therefore huge rules and regulations. क्लियर यहाँ तक? ये अपन का थर्ड फीचर हो गया। अगला फीचर क्या है? अगला फीचर क्या, अगर अपन बात करें, अगले फीचर की अगर अपन बात करें, अगला फीचर है भाई कि मेरा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है गारंटीड फंडामेंटल, ये गारंटी करता है फंडामेंटल राइट को। कैसे गारंटी करता है भाई? कि चलो भाई तुम्हारा बैलेट होगा मैं दे दूंगा, फिर नहीं, ऐसा नहीं। गारंटी करता है ऐसे कि भाई अगर मान लो कल को तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, तो देयर इज अ अथॉरिटी। व्हाट इज द अथॉरिटी? सुप्रीम कोर्ट। सो देयर इज अ अथॉरिटी व्हिच नोन एज सुप्रीम कोर्ट विल interfere, and you need not to go with the lower court. You can directly approach the Supreme Court on the violation of your fundamental right. So basically, according assurance by High Court and Supreme Court on violation of your fundamental right. अगला अगला फीचर क्या है? अगले फीचर की अगर अपन बात करें, तो फिफ्थ फीचर आता है कि भाई एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। क्यों? और कहीं के क्या मौखिक भी होते हैं क्या? बिल्कुल सही बात कि भाई अपन का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कि भाई एक किताब ले लो, मेरा कॉन्स्टिट्यूशन इसी में पूरा है। लेकिन ऐसा आप यूके में नहीं कर सकते। यूके में क्या है ना, हर एक लॉ मेड बाय पार्लियामेंट इज इटसेल्फ अ कॉन्स्टिट्यूशन। जो रोज पार्लियामेंट लॉ बनाती है वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो उनके पास डिफरेंट 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 बुक्स हैं। वो एक कुछ लॉ है,
तो उनके पास एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। जो कल को पार्लियामेंट लॉ बना देगी वो उनका कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगा। लेकिन अनलाइक इन इंडिया, अनलाइक इन यूएसए, देयर हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। Basically, you have a guidebook, you have a rule book according to which you should be govern your country. You cannot violate that book. But unlike in UK, they can violate, they can do anything whatever they want. So basically, USA, they have a law. India, constitution. इतनी बात नहीं है। उम्मीद है यहाँ तक तो कोई दर्द नहीं होगा। जैसे कि अगर अपन ब्रिटेन की बात करें, तो ब्रिटेन में क्या सिस्टम है? ब्रिटेन में उनके पास रोज लॉ बनती है, तो दे मेड लॉ एवरी डे। दे मेड कॉन्स्टिट्यूशन एवरी डे। कोई भी पार्लियामेंट अगर लॉ पास करती है तो वो खुद ही कॉन्स्टिट्यूशन में काउंट होता है। अच्छा, इतनी बात क्लियर हो गई। हाँ, आगे बढ़ते हैं। तो अच्छा, अब इसमें क्या दिक्कत है? रिटन और अनरिटन में क्या क्या मतलब फीचर्स हैं? कुछ ऐसे और फीचर्स फीचर्स का देख लेते हैं। तो अगर अपन बात करें रिटन और अनरिटन की, तो जो जहाँ पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है और जहाँ पे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, पहला बेसिक डिफरेंस क्या है कि अगर आपके पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है तो किसी ने राइट किया है। किसने राइट किया है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने राइट किया है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को भेजा किसने? पीपल ने भेजा चुन के, जनता ने भेजा चुन के। तो बेसिकली इनडायरेक्टली पीपल ने कॉन्स्टिट्यूशन को राइट किया। इसका मतलब सारी की सारी पावर किसके पास है? जिसने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। किसने लिखा? पीपल ने लिखा। तो बेसिकली सिटीजन वोट द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इन्होंने लिखा तो अब इस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से पावर दी गई। किसको दी गई? लेजिस्लेचर को दी गई। किसको दी गई? एग्जीक्यूटिव को दी गई। किसको दी गई? जुडिशरी को दी गई। गिव पावर। तो बेसिकली सोर्स ऑफ पावर क्या है? सिटीजन, पहली। सेकेंड बात क्या है? दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी। क्लियर है यहाँ तक बात? अनलाइक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि भाई कल को अगर पार्लियामेंट चाहेगी तो जो लॉ बना देगी वही कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका मतलब यहाँ पर पावर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, पावर पार्लियामेंट में है। तो बेसिकली यहाँ पे सुप्रीमेसी कॉन्स्टिट्यूशन की नहीं है। सुप्रीमेसी किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। तो पार्लियामेंट सुप्रीमेसी है। कोई भी लॉ जो बना देगी पार्लियामेंट वो लॉ बन जाएगी, वो कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? जैसे कि मान लो कोई पार्लियामेंट ने लॉ बनाया लॉ वन या लॉ टू, ऐसे बहुत सारे लॉ बना दिए। वो सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही काउंट होंगे। दैट इज नो लिमिटेशन ऑन अमेंडमेंट ऑफ लॉ, अनलाइक इंडिया। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब आ जाते हैं, कुछ बात कर लेते हैं। अब इसके बाद अपन बात करते हैं कि भाई इसमें लेजिस्लेचर के पास पावर्स हैं। किसके पास? लेजिस्लेचर के पास क्या क्या पावर्स? लेजिस्लेचर के पास पावर्स हैं लॉ बनाने की, और एग्जीक्यूटिव के पास पावर्स जो लॉ लेजिस्लेचर ने बनाई है उस लॉ को इम्प्लीमेंट करने की। तो लेजिस्लेचर जो है ना वो दो प्रकार की लॉ बनाता है। पहली कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और दूसरी ऑर्डिनरी लॉ। अब ऑर्डिनरी लॉ क्या होती है? जैसे कि मेरे पास ये कॉन्स्टिट्यूशन,
अब मेरे को अगर कोई भी ऐसी लॉ बनानी है जो इस कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड हो तो वो तो कहेगी कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। लेकिन अगर मेरे को ऐसी लॉ बनानी है जो इस कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड ना हो, एक अलग से लॉ बनानी है जो इसमें इंक्लूड नहीं करनी है लेकिन इन्फोर्स करना है, जैसे कि मान लो क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट है, तो ये एक स्टेटरी लॉ है, ऑर्डिनरी लॉ। तो अगर मेरे पास कोई भी लॉ विच डू नॉट impact constitution but follow constitution of constitution में इंडिया क्या है कि it impact constitution of India and you need to amend the constitution of India। क्लियर है इतनी बात? अच्छा, अब आ जाते हैं, ये तो फीचर्स हो गए, 5 फीचर्स अपन ने पढ़ लिए। अगला फीचर्स देखते हैं, अगले फीचर्स की तरफ बढ़ते हैं। अगला फीचर क्या है? अगला फीचर है भाई कि मैं 6 फीचर कि फेडरल का अपन का जो है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये कि भाई पावर्स जो है वो पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। एग्जाम्पल, यूनियन लिस्ट फॉर यूनियन, स्टेट लिस्ट फॉर स्टेट मैटर, यूनियन मैटर, और कंकरेंट लिस्ट फॉर। उम्मीद है यहाँ तक कोई दर्द नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं कि भाई अगला फीचर्स क्या है। अगले फीचर्स की अगर हम बात करें तो अगला फीचर है वो इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंटीग्रेटेड जुडिशरी। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि भाई जुडिशरी फ्री है डिसीजन लेने में, फ्री फ्रॉम एनी अथॉरिटी। तो बेसिकली जुडिशरी इज फ्री फ्रॉम एनी अथॉरिटी, basically that is executive and legislature. How we can say? We have already seen that according to article 121 the states, the state legislature cannot interfere in the domain of judiciary because they cannot interfere the proceedings, they cannot interfere in the act of the judge whichever has been done in the Supreme Court or the High Court। and also the contempt power एग्जाम्पल के तौर पर अगर अपन बात करें तो जैसे अपन ने देखा था कि लेजिस्लेचर कैन नॉट इंटरफेयर इन द डोमेन ऑफ द जुडिशरी। अच्छा, ये नीड क्यों है? क्यों भैया कहा चाहिए अपन को इंडिपेंडेंट जुडिशरी? सबसे पहले ये समझ लेते हैं बाय नीड। अगर अगर इंडिपेंडेंट जुडिशरी नहीं होगा तो अपन की राइट को, फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स कौन कराए? तो फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट। अच्छा, और क्या पॉसिबिलिटी है? टू चेक ऑन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। थर्ड क्या है? रिजॉल्व डिस्प्यूट ओवर फेडरल कैरेक्टर। ये अपन की 3 चीजें जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपन के मैटर को जज करते हैं। अच्छा, सबसे पहले देख लेते हैं थोड़ा सा क्या होता है। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, थोड़ा कोर्ट का समझते हैं। इसके ऊपर हाई कोर्ट आता है और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट आता है। सुप्रीम कोर्ट को अपन बोलते हैं एपेक्स कोर्ट, हायर बॉडी, हाईएस्ट कोर्ट।
इंडिया। क्लियर है इतनी बात? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे क्या प्रोविजंस है जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी को इंश्योर करते हैं, ये देख लेते हैं। तो प्रोविजंस रिलेटेड टू इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। तो क्या क्या बोलते हैं? सबसे पहला प्रोविजन यही है कि भाई एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट इंटरफेयर on act done by a judge in court। सेकेंड, और क्या क्या प्रोसीजर है कि भाई आप सैलरीज, जो सैलरी मिलती है, सैलरीज अलाउंस कैन नॉट बी reduced by cannot be reduced cannot be reduced after even retirement। थर्ड क्या है कि इनकी जो सैलरीज है वो एक एक्सपेंडिचर है कहाँ का, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, सीएफआई का एक्सपेंडिचर कम फ्रॉम सीएफआई, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अच्छा, अगर ये एक्सपेंडिचर सीएफआई से आता है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई जज की सैलरीज को देने के लिए पार्लियामेंट को कोई भी ऐसी लॉ अलग से पास नहीं करनी पड़ती है कि उनको उनके सैलरीज को बढ़ाना या घटाना, ऐसा नहीं करना है। ये एक चार्ज एक्सपेंडिचर है, सीएफआई के खाते से इतना पैसा कटेगा, ये निश्चित है। इसको अलग से पार्लियामेंट को लॉ पास नहीं करनी पड़ती। इसका मतलब सैलरी तो जज को मिलेगी ही मिलेगी, कंप्रोमाइज नहीं कर सकते आप। लेजिस्लेचर चाह के भी नहीं कर सकती कंप्रोमाइज, क्यों? क्योंकि ये फिक्स्ड चार्ज हमेशा ही करता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। सीएफआई क्या है ये भी आगे आएगा तब देखेंगे। इतनी तो बात क्लियर हो गई। अच्छा, हाँ, और क्या क्या प्रोविजंस है? और प्रोविजंस ये है कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट के जज है, सुप्रीम कोर्ट जज कैन नॉट प्रैक्टिस इन एनी कोर्ट आफ्टर रिटायरमेंट। और क्या क्या प्रोविजंस है? हाई कोर्ट जज कांट प्रैक्टिस इन इन देयर कोर्ट। इन देयर कोर्ट मतलब अपने कोर्ट में नहीं कर सकता, बाकी के दूसरे कोर्ट में वो कर सकता है। इसका मतलब ये क्लियर है यहाँ तक? और क्या क्या? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीजर्स। और ये अपन ने देख लिया वन 112 और 211 के तहत कि एग्जीक्यूटिव जो है, लेजिस्लेचर जो है वो कोर्ट के डोमेन में इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो बेसिकली इट इज कम फ्रॉम आर्टिकल 112 212। बात पकड़ में आ गई? यहाँ तक उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये तो अपन ने देख लिया कि भाई ऐसे क्या क्या प्रोविजंस अपन के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में गिवन है जहाँ से ये क्लियरली विजिबल होता है कि मेरे पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंट जुडिशरी के रूप में अपन को प्रिविलेज देता है। थर्ड बात क्या है कि भाई अपन का जो जुडिशरी है इंडिपेंडेंट समझ में आ गया, लेकिन ये इंटीग्रेटेड जुडिशरी का क्या मतलब है, इसको देख लेते हैं। तो इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मतलब ये है कि भाई अपकमिंग मैटर्स जो है उनको हैंडल करने की पावर जुडिशरी के पास है। तो अपन थोड़ा सा ये और समझ लेते हैं कि इंटीग्रेटेड जुडिशरी का क्या मतलब।
इसका मतलब ये है जजमेंट ऑफ हायर कोर्ट आर बाइंडिंग ऑन द लोअर कोर्ट, मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो है वो हाई कोर्ट पे बाइंडिंग है, हाई कोर्ट की जजमेंट जो है वो लोअर कोर्ट पे बाउंडिंग है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे बाउंडिंग है, और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट हाई कोर्ट प्लस लोअर कोर्ट दोनों पे बाउंडेड है। तो बेसिकली जजमेंट ऑफ हायर कोर्ट आर बाउंडेड ऑन लोअर कोर्ट। इतनी बात क्लियर? आगे आगे बढ़ते हैं ये कि अच्छा, और क्या क्या भाई साहब, और ये है कि कोर्ट की लॉ जो है, कोर्ट्स लॉ अप्लाइज with on everything, whether it is state law, whether on state or union, it does not matter. Clear? ऐसा लेकिन ऐसा लेकिन यूएसए में नहीं है। ऐसा लेकिन अनलाइक यूएसए, यूएसए में क्या केस है, यूएसए में जो फेडरल कोर्ट है वो केवल यूनियन के मैटर को हैंडल करती है, और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या लोअर कोर्ट, वहाँ की जो हाई कोर्ट है, वो उनके स्टेट्स के पर्टिकुलर मैटर को एंटरटेन करती है। तो बेसिकली फेडरल कोर्ट entertain only on federal matter। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, यहाँ तक अपन ने बात कर ली। आगे तो ये अपन का कौन सा पॉइंट था, ये अपन का पॉइंट था सेवन, एट्थ पॉइंट हो गया ये अपन का। क्लियर? ये अपन का एट्थ पॉइंट हो गया। आ जाते हैं नाइन्थ पॉइंट। नाइन्थ पॉइंट क्या है, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, फ्लेक्सिबल बट रिजिड। कैसे भैया, ये कैसे है? तो फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन की इंडिया 1950 में लिखा गया था, तब की प्रॉब्लम्स कुछ और थी, आने वाले समय में प्रॉब्लम्स का इंक्रीमेंट होता है डिफरेंट डिफरेंट समय पे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को इतना भी रिजिड मत बना दो कि आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को चेंज ही ना कर पाओ। जैसे कि यूएसए में क्या है, यूएसए में 17 सेंचुरी में उनका कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तब से केवल और केवल कॉन्स्टिट्यूशन में 20 टाइम्स 25 टाइम्स चेंजमेंट हुआ है। 250 से 300 सालों में केवल 25 से 27 बार चेंजमेंट होना, ये काफी रिजिडिटी दिखाता है। तो बेसिकली फ्लेक्सिबिलिटी, रिजिडिटी, unlike USA, basically that is India's constitution flexible than USA। लेकिन अब इतना भी तो उसको ऐसा ना बना दो कि रोजा चेंज करते रहो, जैसे कि ब्रिटेन में। ब्रिटेन में तो रोजा लॉ बनती है, रोज ही कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होता है। मतलब मैंने बोला ना कि उनकी जो भी लॉ बनती है पार्लियामेंट के द्वारा, सीनेट के द्वारा, वो कॉन्स्टिट्यूशन ही होता है। तो बेसिकली फ्लेक्सिबल रिजिड देन ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, where each day they made constitution। क्लियर है इतना? उम्मीद है यहाँ तक तो कोई दर्द नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक अपन ने बात कर
इतनी बात अपन ने करी। अब आगे बढ़ते हैं भाई, अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट क्या है, अगला फीचर्स क्या है। यहाँ तक अपन ने 9th फीचर दे दी। 10th फीचर क्या है? 10th फीचर ये है कि भाई अपन के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को कोई नहीं अडॉप्ट किया। लेकिन अपन का जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो एक तरीके से यूएसए और ब्रिटेन का मिक्सर है। मिक्सर इन द सेंस कि अपन ने पार्लियामेंट्री सिस्टम तो लिया है ब्रिटेन से, रिपब्लिकन सिस्टम्स लिया है यूएसए से, लेकिन यूएसए में पार्लियामेंट प्रेसिडेंट के पास जो पावर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन सिस्टम तो मैंने वहाँ से उठाया, लेकिन अपन के यहाँ प्रेसिडेंट के पास पावर कम होती है। जैसे कि ब्रिटेन में क्राउन है, तो क्राउन के पास पावर कम है। तो जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो हुआ है ब्रिटेन के हिसाब से। लेकिन जो रियल ऑन पेपर डिस्ट्रीब्यूशन है वो हुआ है यूएसए के हिसाब से। मैं कैसे क्लियरिटी कि जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो ब्रिटेन के हिसाब से हुआ है, लेकिन जो ऑन पेपर डिस्ट्रीब्यूशन है वो हुआ है यूएसए के हिसाब से मेन था। तो बेसिकली पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वर्सेस प्रेसिडेंशियल सिस्टम। इन दोनों में क्या डिफरेंस, इसमें क्या है ना कि इंडियन जो पार्लियामेंट है वो इंडिया में सुप्रीम अथॉरिटी है लॉ बनाने की। सुप्रीम अथॉरिटी टू मेक लॉज। अब क्या कंपोजिशन होते हैं, कंपोजिशन की अगर अपन बात करें तो अपन के पास राज्यसभा होती है, लोकसभा होती है और प्रेसिडेंट होता है। ये अपन के पार्लियामेंट के कंपोजिशन है। अपन लोकसभा को और राज्यसभा को बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट, और लोकसभा तो बोलते हैं हाउस ऑफ पीपल, और प्रेसिडेंट को तो प्रेसिडेंट ही बोलते हैं। तो इतना तो अपन ने डिस्कशन करें, यहाँ तक तो उम्मीद है कोई दर्द नहीं। लोकसभा में जो पीपल होते हैं वो डायरेक्टली चूजन वाले होते हैं, डायरेक्टली चूजन बाय पीपल। यहाँ पर इनडायरेक्टली इलेक्शन होता है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड पीपल। अपन के लोग हाउस ऑफ पीपल में 543 सीट्स हैं, 245 सीट्स यहाँ हैं। तो ये कुछ बेसिक क्राइटेरिया है, अपन अभी आगे फिर से देखेंगे तो उसमें इतना टिकने वाली बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। तो मेन मोती वाली बात आ गई कि भाई पीपल, यहाँ तक तो सिस्टम ठीक है। लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में क्या है कि जो पावर, अब अगर अपन बात करें कि भाई अपन ने क्या देखा कि इंडिया का जो सिस्टम है ना, अगर पावर के हिसाब से देखा, पावर ऑन बेसिस ऑफ पावर, तो वो ब्रिटेन के हिसाब से। और अगर ऑन बेसिस ऑफ पेपर के हिसाब से देखा जाए तो वो यूएसए के हिसाब से। इतनी बात अगर मन में सेट हो गई तो अपन को बहुत इजी रहने वाला है। उम्मीद है यहाँ तक तो कोई दर्द नहीं होगा। में आगे बढ़, आगे बढ़। तो यहाँ तक अपन ने डिस्कशन कर लिया है। उम्मीद है ये अपन के सारे फीचर्स तो कंप्लीट हो रहा है धीरे धीरे। बाकी अभी जो आगे फीचर्स हैं वो भी अपन देखते हैं। क्लियर है? इसको नोट डाउन कर लो जल्दी।